हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड बजट 25-26 को। बजट हमारे प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और 14th जेपीएससी में भी बजट से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बजट के समरी को डिस्कस करेंगे। ये हमारा बजट का पार्ट 1 होने वाला है। टोटल 3 पार्ट्स में मैं बजट का वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो में उन्हीं पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा इररेलेवेंट कंटेंट को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। वही पार्ट को डिस्कस करेंगे बजट का जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली झारखंड बजट 25-26, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये किसके अंदर थे, तो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी के अंदर इसे प्रेजेंट किया गया था। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे अभी के, तो श्री राधा कृष्ण किशोरी, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये बेसिकली जेएमएम से बिलोंग करते हैं और ये बेसिकली कांग्रेस से है, क्योंकि झारखंड में अभी कोलिएशन गवर्नमेंट है। बजट का नाम क्या दिया गया था, तो बजट का नाम था अबुआ बजट। 3 मार्च को जमशेदजी नस्रुद्दीन टाटा के बर्थ एनिवर्सरी पे इसको प्रेजेंट किया गया था। और एक बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया गया था, आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनैतिक स्वतंत्रता का आधार है। यानी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। यानी कि जब तक आप आर्थिक इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आप पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो बजट में प्रेजेंट की गई थी। बजट के मेन हाइलाइट्स को देखा जाए तो इस बार कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है झारखंड के बजट में, तो 25-26 का जो हमारा बजट है इसमें 1,45,400 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। यानी कि 1,45,400 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, जो कि 24-25 में थे 1,28,000। यानी कि इस बार का जो बजट है वो 2024 से 13% ज़्यादा एलोकेट किया गया है। तो अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट का 2 ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक रेवेन्यू पार्ट और एक आपका एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये 1,10,636.70 करोड़ रुपीस है। एग्जैक्ट फिगर हमें उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 24-25 के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो ये 20.48% बढ़ा है। यानी कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सरकार के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ज़्यादा चला रही है। तो ये 24 के मुकाबले 20.48% ज़्यादा है इस बार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं पे बात किया जाए अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्रिएट करेंगे, तो ये 34,763.30 करोड़ है, जो कि 24 के हिसाब से 7.81% ज़्यादा है। अब ये जो 1,45,400 करोड़ रुपए है, इसे सेक्टर वाइज थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि जनरल सेक्टर को कितना पैसा गया, तो जनरल सेक्टर को कुल 37,884.36 करोड़ एलोकेट किए गए। सोशल सेक्टर को 62,840.45 करोड़ एलोकेट्स किए गए, और इकोनॉमिक सेक्टर को 44,675.19 करोड़ एलोकेट्स किए गए। यानी कि जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट किया गया है वो सोशल सेक्टर है। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं सामाजिक यानी कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो ये जो बजट टोटल अमाउंट था वो इन 3 सेक्टर्स पे डिवाइड किया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में उन्हीं स्लाइड्स को लिखा गया है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बजट के फंड्स कहाँ से आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेट को फंड्स कहाँ से आएगा। तो एक तो स्टेट का खुद का रेवेन्यू होता है जो कि 35,200 करोड़ है। एक
स्टेट को नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि फाइन्स वगैरह से पैसे आते हैं, तो वो 25,856.12 करोड़ है। एक सेंट्रल असिस्टेंट यानी कि केंद्र सरकार से मदद मिलती है, तो वो 17,057.10 करोड़ है। और जो स्टेट का शेयर होता है सेंट्रल टैक्सेस में, ये है 47,040.22 करोड़। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट है, यानी कि सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट का हिस्सा होता है वो हमारे बजट का फंड्स का सबसे बड़ा पार्ट है। कुछ पैसा सरकार पब्लिक डेट कर्ज लेती है, वो 20,000 करोड़ है, और कुछ पैसा सरकार लोन से रिकवर करती है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि सरकार का जो टोटल 1,45,400 करोड़ रुपए आएंगे वो इन सोर्सेस से आने वाले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सेंटर के शेयर से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकली पाई चार्ट के मदद से कि रुपीस कहाँ से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे बजट, झारखंड के बजट का 32.35% वो सेंटर के जो शेयर्स होते हैं टैक्स के स्टेट में, वो मतलब सेंटर टैक्सेस के जो स्टेट के शेयर्स है वहाँ से आ रहे हैं। दूसरा, बोरोइंग्स भी यहाँ पे 13.13% है, 76% है। स्टेट का खुद का टैक्सेस है, नॉन टैक्स से पैसा आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि कहाँ से फंड्स जो है वो बजट में आ रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, अब अगर पैसे आएंगे यानी कि रिसीप्ट्स आएंगे मनी के, तो वो एक्सपेंडिचर भी होगा। तो एक्सपेंडिचर कहाँ सरकार कर रही है? एजुकेशन पे सरकार 12% के लगभग पैसा खर्चा कर रही है। रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, गांव के विकास में सरकार 11% के आसपास पैसा खर्चा कर रही है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट में सरकार 4% के आसपास पैसा खर्चा कर रही है। एनर्जी में सरकार 6% के आसपास पैसा खर्चा कर रही है। पेंशन्स में सरकार 7% के आसपास पैसा खर्चा कर रही है। एग्रीकल्चर में 4%, सोशल वेलफेयर्स में 17% पैसा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैया सम्मान योजना का है। पॉलिसीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में 6.8% के आसपास है। अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग में 2% है। इंटरेस्ट सरकार ने जो लोन लिया होगा उस पर 4% जा रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन में 6% के आसपास। हेल्थ में 8%, फॉरेस्ट में 0.9% और लैंड रेवेन्यू में 6%। यानी कि अगर सरकार के पूरे बजट में सबसे बड़ा कंपोनेंट देखा जाए तो वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स का है। 17% पैसा वहां पे खर्च कर रही है सरकार। दूसरा जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो एजुकेशन, 12% के आसपास सरकार खर्चा कर रही है। और सबसे कम पैसा जहां अगर देखा जाए तो वो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट पे खर्चा किया जा रहा है। तो ये याद रखना है कि सोशल वेलफेयर पे सबसे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सरकार के फिस्कल डेफिसिट यानी कि राज्य कोषीय घाटे, सरकार को कितना डेफिसिट होगा इस बार। तो 25 to 26 में सरकार को एक्सपेक्टेड है कि 11,253.44 करोड़ के आसपास का सरकार को फिस्कल डेफिसिट होने वाला है। ये वैल्यूज हमेशा याद रखेंगे, करोड़ में होंगे। तो इतने करोड़ का सरकार को क्या होने वाला है? फिस्कल डेफिसिट, जो कि हमारे ओवरऑल एसजीडीपी यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.02% है। यानी कि झारखंड का जितना भी टोटल स्टेट का जीडीपी होगा उसका ये 2% के आसपास हमारा फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का बात किया जाए, आर्थिक विकास दर क्या रहने वाला है झारखंड का 25 to 26 में, तो अगर कांस्टेंट प्राइस में देखा जाए तो ये 7.5 के आसपास रहने का उम्मीद है। और करंट प्राइस में अगर देखा जाए तो ये 9.9 के आसपास रहने का उम्मीद है। अब कांस्टेंट प्राइस हमेशा कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक बेस ईयर लिया जाता है 2011-12, और करंट प्राइस मार्केट में इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा दिखता है। बट हमें करंट को कांस्टेंट को लेके चलना चाहिए। तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट झारखंड का 7.5% के आसपास रहने की उम्मीद है, ये बजट में बताया गया है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किया गया है बजट में, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का। झारखंड सरकार ने एक एम लिया है कि 2029 to 30 तक
हम झारखंड के जो टोटल एसजीडीपी है, जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टेट का है, उसे 10 ट्रिलियन के आसपास करने का बात किया गया है। 2023-24 में हमारा जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4.61 ट्रिलियन था, जिसे सरकार बढ़ा के 29 to 30 तक पहुंचाने का बात कर रही है 10 ट्रिलियन। यानी कि एनुअल ग्रोथ जो सरकार रखना चाह रही है वो 14.2% का रखना चाह रही है। यानी कि सरकार हर साल 14.2% के रेट से ग्रो करना चाह रही है और झारखंड को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का बात किया जा रहा है। इंडिया में ओवरऑल कितना का है टारगेट? तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और यहाँ पे 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन रुपीस, यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमी झारखंड का बनाने का बात किया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड एसजीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो स्लाइटली कम हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट का टारगेट था कि इसको 14.2% रखा जाए, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ टारगेट ले रही है कि एनुअल ग्रोथ 14.2% का हो, लेकिन 2004 से 5 और 11 से 12 के बीच ये 12.5% और 11 से 12 से लेकर 23 से 24 तक 12.4%, यानी कि ये थोड़ा कम गया है। क्यों कमा है इसके बारे में भी सरकार ने जवाब दिया, वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो बेसिकली 2011 से लेकर 2023 तक, यानी कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है, यहां पे झारखंड का जीएसडीपी ग्रो किया एट एन एवरेज रेट ऑफ 9.1%, जबकि सरकार का टारगेट था 4.2% के रेट से ग्रो करना। तो रीजन क्या क्या था? एक तो मॉनसून उतना अच्छा नहीं हुआ हमारे स्टेट में, दूसरा इकोनॉमिक स्लोडाउन और कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये 3 रीजन गवर्नमेंट ने बताए हैं कि हमारा क्यों जीएसडीपी जो है वो थोड़ा डिक्लाइन किया है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी बोला कि झारखंड के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। झारखंड एक रिच रिसोर्स स्टेट है। 40% यहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है पूरा इंडिया का, और 33% पूरा इंडिया का फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे। तो यानी कि रिसोर्सेज की हमारे पास कमी नहीं है। इन रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से मोबिलाइज करना है, यूज करना है कि हम स्टेट को डेवलप कर सके। तो यानी कि ये जो बजट था ये बहुत ही पॉजिटिव वे में स्टार्ट तो किया गया है। अब देखते हैं कि एंड ऑफ द ईयर तक ये कितना लागू हो पाता है। कुछ यहाँ पे और बात किया गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेवेन्यू इन्हेंसमेंट कमिटी बनाने की बात की गई है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बनाया जाएगा, ठीक है। इसका मेन क्या है फंक्शन? तो स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना बिना टैक्सेस को बढ़ाए। जनरली क्या होता है कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्स को बढ़ाना पड़ता है, बट सरकार ने यह टारगेट लिया है कि हम बिना टैक्स बढ़ाए किस तरीके से रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक रेवेन्यू इन्हेंसमेंट कमिटी बनाया जाएगा, जो कि हमारे रेवेन्यू को बढ़ाएगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज जो बजट 25-26 में बोला गया है कि हम लोग ईयर वाइज एक्शन प्लान बनाएंगे, यानी कि 5 साल का एक साथ में प्लानिंग नहीं करके हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्लानिंग करेंगे, जिसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग के नाम से बोला गया है, जो कि फोकस करेगा कि हमारा करंट प्लान का आउटकम्स कितना हुआ और क्रिटिकल गैप्स को हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ एक टर्म आपको मिला पर्सपेक्टिव प्लानिंग, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्लानिंग होगा, और क्रिटिकल गैप्स यानी कि झारखंड के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने में, डेवलपमेंट में जो गैप है उसको किस तरीके से फिल किया जाए, और जो सरकार के करंट प्लान्स चल रहे हैं उनका आउटकम्स कितना आया इसको भी चेक किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा बात है कि प्लान्स के आउटकम को चेक किया जाएगा और क्रिटिकल गैप को फुलफिल करने का बात किया गया है। दूसरा बात जो सरकार ने बोला वो ये है कि हमारे स्टेट में रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अकेले सरकार के बस में नहीं है। तो हम यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सटर्नल एजेंसीज का भी मदद लेंगे। यानी कि झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लिमिटेड है स्टेट का रिसोर्सेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सीएसआर और एक्सटर्नल एजेंसीज का मदद लिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से
गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो इस्टेब्लिश करेगी टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, झारखंड हब, EFIC यानी कि प्रोडक्शन फैसिलिटेशन एंड इनोवेशन सेंटर और इनोवेटिव हब। यानी कि झारखंड में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए सरकार स्टेप्स लेगी। वो टेक्नोलॉजी पार्क सेटअप करेगी, वो स्टेट रिसर्च पार्क सेटअप करेगी, वो प्रोडक्शन फैसिलिटेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनाएगी और इनोवेशन हब बनाएगी। मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्टेप्स लिए हैं इस बजट में। साथ ही साथ सरकार ने यह बोला कि झारखंड में टूरिस्ट को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हम कुछ टूरिस्ट सर्किट्स को डेवलप करेंगे, जैसे बेटला में, मंडल में, मलाई में, केचकी में, मंडोमन में, बूढ़ा घाट में, नेटरहट में, सुगा बांध में। ये सब कुछ जगह है जहाँ पे टूरिस्ट सर्किट्स को डेवलप किया जाएगा। बेसिकली ये सेंटर्स होंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारा 1.36 लाख करोड़ पेंडिंग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही है। ये क्या चीज़ का पैसा पेंडिंग है? तो रॉयल्टी पेएबल ऑन वॉश्ड कोल, ड्यूज ऑन कॉमन कॉजेस जजमेंट और ड्यूज ऑन गवर्नमेंट लैंड एक्वाइजेशन। ये 3 चीज़ों का पैसा कुछ कुल मिला के 1,36,000 लाख करोड़ 1.36 लाख करोड़ रुपीस पेंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। अभी गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया है कि फिजिकल डेफिसिट को कम करना है। गवर्नमेंट ने यह बोला कि 2022 से 23 के बीच में हमारा फिजिकल डेफिसिट 1.1% कम हुआ है, जिसके वजह से हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो भी कंटिन्यूअसली घटा है। अब ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है कि हमारे टोटल जीडीपी का, हमारे स्टेट के टोटल जीडीपी का कितना पैसा डेट को देने में चला जाता है, यानी कि डेट में चला जाता है। तो ये भी आप देखोगे तो सरकार ने बोला कि ये कंटिन्यूअसली घट रहा है। 21-22 में ये 30 था, 22-23 में 28 हुआ, फिर 27.7, 27.5 और अब 25 से 26 में 27.3 है। तो हमें जनरली 2 साल का बस याद रखना है, 24 to 25, और ये याद रखना है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हमारे स्टेट का घटा है। ठीक है। साथ ही साथ सरकार ने ये बोला है कि हमारा स्टेट का जो रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम यानी कि टैक्स प्लस नॉन टैक्स, ये भी कंटिन्यूअसली बढ़ा है। 2019 में अगर देखा जाए तो ये 25,521 करोड़ था, 23 से 24 में ये 41,429.88 करोड़ था, और 25 से 26 में अगर इसे देखा जाए तो ये 61,000 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी कि रेवेन्यू इनकम जो है सरकार का ये कंटिन्यूअसली बढ़ा है। नंबर्स हमें एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि रेवेन्यू बढ़ा है कि घटा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नंबर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम्स में, तो नंबर्स के पीछे मत भागिए। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट 5 ईयर में कंटिन्यूअस प्लान एक्सपेंडिचर ओवर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने ये बोला कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है ये कमा है और प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब आप बोलोगे इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो बेसिकली ये सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि सरकार का वो पैसा जो सरकार डे ऑन बेसिस पे खर्चा करती है। तो सरकार ने बोला कि हमारा प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ा है और रेवेन्यू यानी कि इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर कमा है, यानी कि हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं लोगों के डेवलपमेंट में। 2019 से 20 के बीच अगर इसका रेशियो देखें तो ये 47:53 था, यानी कि 47% प्लान एक्सपेंडिचर था और 53% इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर था। बट 25 से 26 में ये 37:63 हो गया, यानी कि हमारा प्लान एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खूब फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे तो झारखंड एक डेवलपमेंट स्टेट है। ठीक है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी यहाँ बहुत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो 2024 में हमने 25,000 करोड़ रुपए के आसपास किया था, 2025 से 26 के बजट में इसको 9% से बढ़ा रहे हैं। तो ये याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार 9% से इस बार बजट में बढ़ाई है।
यानी कि झारखंड में अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट आएगा और कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन कम होगा। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता भी है तो एक मॉडरेट रेट तक इन्फ्लेशन सही है, क्योंकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार का फोकस इस बार होने वाला है। सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किया यहां पे कि वो सिंकिंग फंड क्रिएट किया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा फंड क्रिएट किया है कि वो फ्यूचर में जितने भी लोन्स के रीपेमेंट है वो उसको कर पाए। यानी कि सरकार ने पहले कुछ कर्ज लिया था, उस कर्ज का उन्हें हर बार इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, तो उसके लिए सरकार एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया है। 2020-21 में इसको किया गया था 2282 करोड़ रुपीस के लगभग इसमें था, और इस बार सरकार इसमें 638.13 करोड़ री इन्वेस्ट करेगी। यानी कि ये जो सिंकिंग फंड है ये किस काम में आएगा? लोन के रिपेमेंट में काम आएगा। तो क्योंकि एक टर्म मिला हमें सिंकिंग फंड, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो एट द लास्ट अगर देखा जाए तो झारखंड ने क्या सरकार ने क्या बोला है कि झारखंड के जो हार्ड वर्किंग वर्कफोर्स है इन्होंने पूरे देश के डेवलपमेंट में मदद किया है। अब हमारा प्रायोरिटी ये है कि इन्हें इन्हीं के स्टेट में जॉब दिया जाए, यानी कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन द स्टेट। झारखंड के जितने भी हार्ड वर्किंग वर्कर्स हैं उन्होंने पूरे भारत के विकास में अपना योगदान दिया। अब हमारा प्रायोरिटी ये रहेगा कि हम इन्हें इनके ही राज्य में क्या करें? जॉब प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अल्टीमेटली सरकार का टारगेट है कि 14.2% के ग्रोथ रेट से बढ़ना है, जिससे 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन सके। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी मिटिगेट जैसे कि ड्रॉट्स वगैरह को हमको ओवरकम करना है, और जितने भी हमारे ग्रोथ इंजन है याद रखना है क्या क्या? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सबको बढ़ावा देना है। तो ये था ओवरऑल बजट का समरी। अब जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्ट हुआ, क्या क्या नया स्कीम्स आया है। तो बेसिकली और 2 पार्ट आएगा बजट। इतना अगर आप बजट को कंप्लीट कर लेते हो तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।